इंडक्टेंस। ठीक है, पता नहीं सर कौन लिखते हैं। हाँ नहीं कोई क्लास वर्ष चली होगी इसमें। बाकी लोग एक्सपेंट हैं ना, ठंडक बढ़ गई ज़्यादा क्या? दिल्ली से थोड़ा थोड़ा कम। चलता है तो कहाँ तक हो गया? इंडक्टेंस। हैं? इंडक्टेंस रेडियो इंडक्टेंस इज द प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिकल सर्किट चेंज। हो गया था? हाँ इंडक्टेंस खाली हुआ। अच्छा लिखिएगा आगे। जरा एक मिनट कॉपी दीजिए, कैलकुलेट। आपने बेटा इंडक्टेंस लास्ट में आपको पीरियड में समझाया गया था, ठीक है। इंडक्टेंस आपका हो गया था, क्या होता है? तो इंडक्टेंस इज द प्रॉपर्टी ऑफ क्या? इलेक्ट्रिक सर्किट विच अपोजेज द क्या? चेंज इन करंट इन द सर्किट, जिसकी वजह से सर्किट में फ्लो होने वाले करंट का क्या होता है? आपका अपोज होता है। इसी को टर्म दिया था आपने, क्या? इंडक्टेंस कह लिया था। हो गया था ना? तो ये कंडीशन आपकी हो गई थी। इंडक्टेंस क्या होती है उसके बेस पर आप रिप्रेजेंट कर लेते हैं, ठीक। नेक्स्ट लिखेंगे और ऐसे सुन लीजिए अपने, जैसे हम लोग इनर्शिया कहते थे मैकेनिक्स में टर्म पढ़ा था आपने, इनर्शिया पढ़ा था। तो जो इनर्शिया आपकी होती थी किसी प्रॉपर्टी, किसी भी क्या बॉडी की वो प्रॉपर्टी जिससे वो अपने इनर्शियल स्टेट के चेंज का अपोज करता था, उसी को इनर्शिया हम लोग कहते थे। जड़त्व हिंदी वालों ने पढ़ा होगा, ठीक। ऐसे ही इंडक्टेंस आपका होता है, जिस सर्किट के इंडक्टेंस की वैल्यू जितनी लार्ज होगी उसकी अपोजिट टेंडेंसी जो वेरिएशन होगा करंट का, वो उतना क्या होगा? ज़्यादा होगा, ठीक। अब इसे दो कैटेगरी हम लोग पढ़ लेते हैं, सेल्फ इंडक्टेंस, दूसरा होता है म्यूचुअल इंडक्टेंस। ऐसे ट्रीट कर लो जैसे अगर आप कोई चीज़ सेल्फ क्या कर रहे हो? इंड्यूस हो रहे हो, ठीक, खुद प्रेरित हो रहे हैं, तो उस कंडीशन में उसे क्या कहेंगे आप? सेल्फ। अगर दूसरे को देख के हो रहे हैं तो क्या कहेंगे उसको? म्यूचुअल। ऐसे ही ट्रीट कर लो अपने जैसा, ठीक। तो लिखेंगे हम लोग पहले बेटा, देखिए सेल्फ इंडक्टेंस या टाइप्स ऑफ इंडक्टेंस कर लो। टाइप्स ऑफ इंडक्टेंस हेडिंग करेंगे, टाइप्स ऑफ इंडक्टेंस। टाइप्स ऑफ इंडक्टेंस देखेंगे। इसमें पहला सेल्फ इंडक्टेंस। सेल्फ इंडक्टेंस तो अगर किसी सर्किट में आप करंट की वैल्यू को फ्लैक्चुएट करा रहे हैं, ठीक। कोई भी अगर इलेक्ट्रिक सर्किट है, मान लो इसके यहाँ पे सर्किट आपकी दी गई, करंट की वैल्यू हम लोग क्या करेंगे? चेंज कर रहे हैं। टर्म लेते हैं हम लोग बेटा यहाँ पे रियोस्टेट, सुना है? जी सर। रियोस्टेट क्या आज प्रतिबाध है वो टच कराने में हाई रेजिस्टेंस होता है, लार्ज रेजिस्टेंस होता है, ठीक है। जिसके बाद हम लोग किसी सर्किट में करंट की वैल्यू को फ्लैक्चुएट करते हैं। करंट की जो वैल्यू होगी उसको हम इसकी हेल्प से क्या करते हैं? चेंज कर सकते हैं किसी सर्किट में, उसी को टर्म देते हैं इंडक्टेंस कह लेते हैं, ठीक। तो जो इंडक्टेंस सपोज है ये है, ठीक। सेल्फ इंडक्टेंस की वैल्यू हम लोग यहाँ से दिखा देते हैं, ठीक। इस केस में क्या होगा? अगर ये कॉइल है, इसमें करंट फ्लो कर रही है, क्या हो रही है? करंट आपकी फ्लो कर रही है, आई। अगर ये वैल्यू करंट की हमारी कैसी है? ठीक, इंक्रीज कर रही है। अगर आपका जो इनिशियल करंट है उसकी वैल्यू क्या हो रहा है? आपका इंक्रीज कर रहा है। मेन करंट अगर इंक्रीज कर रहा है, इसमें जो इंड्यूस करंट डेवलप होगा वो मेन करंट के अपोजिट डायरेक्शन में। कॉइल आपने लिया, अगर कॉइल में, ठीक है, मेन करंट की वैल्यू को आप इंक्रीज कराइए, मेन करंट की जो वैल्यू उसे क्या कराया जाएगा? इंक्रीज कराया जाए। जो इंड्यूस करंट होगा ना, ये मेन करंट है, ठीक। एक मेन करंट क्या करे? इंक्रीज। अगर सर्किट में मेन करंट की वैल्यू आपकी इंक्रीज करती है, अगर कोई सर्किट है उसमें मेन करंट की वैल्यू क्या कर रही है? आपकी इंक्रीज कर रही है, तो जो इंड्यूस करंट होगा ना, घटाने का प्रयास करेगा। ये आई इंड्यूस जो करंट आपका होगा बेटा, वो मेन करंट के अपोजिट डायरेक्शन में क्या होगा? डेवलप होगा।
अगर मेन करंट की वैल्यू आपकी इंक्रीज कर रही है तो जो इंड्यूस करंट सर्किट में डेवलप होगा वो मेन करंट के क्या अपोजिट इंड्यूस है बेटा, आई इंड्यूस, ये जिनमें नहीं है आई इंड्यूस्ड है। आपका इंड्यूस करंट की जो वैल्यू होगी वो मेन करंट में क्या होगा, आपका अपोजिट डायरेक्शन में आपका यहाँ पे डेवलप होगा। ठीक, इसी का जस्ट उल्टा अगर जो कॉइल है, ठीक, इसमें मेन करंट की वैल्यू को क्या किया जाए, ठीक, मेन करंट की वैल्यू को अगर डिक्रीज किया जाए, मेन करंट की वैल्यू क्या करेगा, आपका डिक्रीज करेगा। मेन करंट डिक्रीज करने का मतलब सर्किट करेंगे। ठीक, जितना इस पॉइंटर को इस साइड में ले जाओगे रेजिस्टेंस की वैल्यू डिक्रीज करेगी और रेजिस्टेंस डिक्रीज करेंगे तो करंट की वैल्यू इंक्रीज करेगी। इस पॉइंटर को इधर की तरफ शिफ्ट करेंगे बेटा तो सर्किट में जो रेजिस्टेंस है आपका, ये लोड रेजिस्टेंस जो RS से हम लोग दिखा लेते हैं, ठीक, इसकी लोड रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी, इंक्रीज करेगा। रेजिस्टेंस जब इंक्रीज करेगा तो उसके इसमें करंट की वैल्यू क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। तो अगर मेन जो करंट आपका है, ठीक, मेन करंट डिक्रीजेज, मेन करंट क्या करे बेटा, डिक्रीज करे। अगर मेन करंट डिक्रीज करेगा तो जो इंड्यूस करंट होता है वो मेन करंट का क्या करेगा, सपोर्ट करता है। आई इंड्यूस जो आपका होगा वो मेन करंट का क्या करेगा, सपोर्ट। मतलब इसका काम है क्या करना, चेंज का अपोज करना। जो मेन पर्पज है क्या है आपका, इसके चेंज का अपोज करना। अगर इंड्यूस करंट हमारा क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में है, ठीक, यानी इंक्रीजिंग है, इंड्यूस करंट अपोजिट डायरेक्शन में होगा। अगर मेन करंट आपका डिक्रीज कर रहा है तो ये इंड्यूस करंट जो डेवलप होगा उसका सपोर्ट करता है। ये कंडीशन आपका होता है। यहाँ से हम लोग दिखा लेते हैं बेटा कि मेन करंट की वैल्यू कैसे आपका वेरी कराने की वजह से इंड्यूस करंट वहाँ पे डेवलप होगा। तो डायग्राम दिखा लीजिए, तो दिखा दें जी सर, मेन के सपोर्ट में इस बार होगा। RH में क्या फर्क पड़ा है, ये स्टेट है, उसकी वैल्यू जब उसके पॉइंटर को कहाँ टच करा रहे हैं उसके अकॉर्डिंग हमारा क्या होता है, अप्लाइड रेजिस्टेंस की वैल्यू चेंज हो जाती है सर्किट में। बोला जाए बेटा, देखिए देखो दोनों में ही आपका जो इंड्यूस वैल्यूज आपकी होगी, ठीक है, वो डेवलप होगी, बट अलग अलग कंडीशन में जो आपका होता है। ठीक, यहाँ पे सेल्फ उसी कॉइल में आपका डेवलप हो रहा है, दूसरा वाला जब म्यूचुअल कहेंगे तो एक में चेंज करेंगे उसकी वजह से दूसरे कॉइल में आपका डेवलप होगा। तो लिखिएगा व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट पासिंग थ्रू द सर्किट या कॉइल, व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट passing through the circuit changes the magnetic flux linked with the circuit, सर्किट लिखा तो सर्किट लिखे, कॉइल लिखे होंगे क्या लेंगे, सर्किट आल्सो चेंजेस ड्यू टू विच एन इंड्यूस EMF is developed in the circuit. Induced EMF is developed in the सर्किट। अब जब इंड्यूस EMF डेवलप होगा बेटा तो क्या होगा, क्या करेगा वो, इंड्यूस करंट को भी क्या करेगा, डेवलप कराएगा। तो क्या लिखा बेटा जो, सो इंड्यूस EMF is developed in the circuit, लिखिए which opposes the change that causes it, जिसकी वजह से वो डेवलप हो रहा है, which opposes the, क्या लिखा है, opposes the change that causes it, जिसकी वजह से इंड्यूस आपका क्या हो रहा है, EMF डेवलप हो रहा है। ठीक, देखिएगा दिस फेनोमेना इज कॉल्ड
self induction. This phenomena is called self induction. This phenomena is called self induction, and the EMF induced is called, and the EMF induced, and the EMF induced is called बैक EMF. बैक EMF कह लेते बेटा, क्योंकि अपोज कर रहा है ना, बैक EMF. एंड करंट प्रोड्यूस्ड इन द सर्किट इज कॉल्ड, करंट प्रोड्यूस्ड, इसकी वजह से करंट डेवलप होगा. करंट प्रोड्यूस्ड इन द सर्किट इज कॉल्ड, करंट प्रोड्यूस्ड इन द सर्किट इज कॉल्ड, क्या कहलाएगा बेटा? करंट प्रोड्यूस्ड इन द सर्किट इज कॉल्ड इंड्यूस्ड करंट. तो जो करंट उसमें प्रोड्यूस होगा सर्किट में, उसे हम लोग नाम क्या देंगे? इंड्यूस्ड करंट कह देते हैं. तो करंट जो डेवलप होगा उसे आप इंड्यूस्ड करंट कह लेंगे सर्किट में. हो गया? करंट प्रोड्यूस इन द सर्किट इज कॉल्ड इंड्यूस्ड करंट. तो ये केस आपका होता है, यहाँ से आप दिखा लेंगे इंड्यूस्ड करंट क्या होगा. ठीक, उसके बेस पर रिप्रेजेंटेशन हो जाता है. हो जाएगा भाई? चलिए, डायग्राम बना लिया है, डायग्राम बन गया है ना. ये केस आपका हो गया. अब बात आता है कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन क्या होगा. तो सब हेडिंग कर लीजिएगा. डायग्राम बनाए सबका ना. देखिए, कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन का देखो, जो फ्लक्स लिंकेजेज आपका होगा टोटल, ठीक, वो आपका क्या, उसमें फ्लो होने वाली जो करंट है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है. यानी मेन करंट के डायरेक्टली क्या होगा? प्रोपोर्शनल होता है. ठीक, तो नीचे लिखिएगा. अब अगर नंबर ऑफ टर्न्स बेटा n है, तो n नंबर ऑफ टर्न्स कितने ले रहे हैं आप? n ले रहे हैं. तो लिखिएगा द नंबर ऑफ फ्लक्स लिंकेजेस, नंबर ऑफ फ्लक्स लिंकेजेस with the coil, number of flux linkages with the coil, number of flux linkages with the coil is proportional to the, is proportional to the linkage with the coil is proportional to the current, proportional to the current, that is, अगर n फाई की बात करते हैं, n इंटू फाई प्रोपोर्शनल टू किसके होगा? i के. ठीक, i तो मेन करंट की बात यहाँ की जाती है. ठीक, तो उस केस में मेन करंट जो है i को दिखा दें. i n फाई करंट जब प्रोपोर्शनल से मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे l इंटू i आएगा. तो l की जो वैल्यू आप लिखेंगे तो आएगा n इंटू फाई अपान कितना? i. n इंटू फाई अपान क्या हो जाएगा बेटा? i के बराबर होगा. ठीक, ये सेल्फ इंडक्टेंस. हाँ, वेर L जो होगा इसे कहेंगे कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस. नोट कर लीजिए. ये नंबर, नंबर ऑफ फ्लक्स, नंबर ऑफ टर्न्स है कॉइल में. देखिए अब L कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस एंड n नंबर ऑफ क्या? टर्न्स. टर्न्स इन द कॉइल. जितने कॉइल में फेरों की संख्या है, नंबर ऑफ टर्न्स इन द कॉइल. और अगर n फाई कहेंगे तो टोटल फ्लक्स लिंकेजेस कहलाता है उसी को. n फाई जो होगा टोटल प्रोडक्ट जो होगा, जैसे फाई एक टर्न से लिंकेज जितना है और आपका n से टोटल क्या फ्लक्स लिंकेजेस जो होगा n फाई के बराबर हो जाएगा. ठीक, समझिए. जी सर. ये कुंडली के लिए हमको पास पास लपेटना जरूरी है कि स्प्रिंग की तरह? बड़ा जितना क्लोजर होगा नंबर ऑफ टर्न्स उतने ज़्यादा आएंगे पर यूनिट लेंथ, और जितने ज़्यादा आएंगे उतना ही इंडक्शन क्या होगा? ज़्यादा होगा. यहाँ का ये वही नंबर आप टर्न्स नहीं, ये n टोटल नंबर ऑफ टर्न्स है. यहाँ n जो है टोटल नंबर ऑफ टर्न्स है. कितना टोटल यहाँ पे कॉइल में प्रेजेंट है वो है. ये सही दिया है. ठीक,
तो जब वहाँ पे आप निकालोगे ना, जैसे नंबर ऑफ फेरों की संख्या, जैसे आप मान लो एक डिफरेंट लेंथ का आपने लिया, मान लो इतने लेंथ का आपने कॉयल लिया, अब इस कॉयल में जितना पास रहेंगे टर्न्स उतने नंबर ऑफ टर्न्स ज़्यादा होंगे ना। तो जब नंबर ऑफ टर्न्स ज़्यादा होंगे तो फ्लक्स लिंकेज ज़्यादा होगा, फ्लक्स लिंकेज ज़्यादा होगा तो इंड्यूस EMF ज़्यादा होगा तो इंड्यूस करंट ज़्यादा होगा। ठीक, जैसे आप देखते होंगे, ऐसे सुन लो, पता ही आप लोगों को देखने मिला हो कि नहीं, हो सकता है आप लोग मोटर बनवाने गए हो कभी, हाँ जो बाइंडिंग वगैरह करते हैं, जो बाइंडिंग मोटर करते हैं, आप अगर कभी देखिए उसमें बहुत सारे वायर्स क्या होते हैं, बीनते हैं, एक कॉइल लिपटे हुए होते हैं, बहुत सारे ह्यूज अमाउंट में रहते हैं, और वो जितना ज़्यादा आपका क्या मोटर जितने ज़्यादा पावर का होता है वो उतना ही ज़्यादा उसमें क्या थिकनेस उतना ज़्यादा पाया जाता है, तो वही डिसाइड करता है कितना वो EMF वहाँ से इंड्यूस करेगा। ठीक, तो वैसे यहाँ कंडीशन है। क्या लिख दिया बेटा आगे? नीचे लिखो, अगर इस जो इक्वेशन आपने बनाया, इक्वेशन अगर फर्स्ट कर लें, अब इस इक्वेशन फर्स्ट में इफ I इक्वल टू 1 एम्पियर ले लें, मान लो प्राइमरी जो करंट है 1 एम्पियर है एंड नंबर ऑफ टर्न्स की वैल्यू 1 ले लिया जाए, पेड़ों के नंबर में कितना ले लेते हैं 1 ले लिया जाए, तो N की जो वैल्यू, L की जो वैल्यू वो पाई के बराबर हो जाएगा। इफ I इक्वल टू 1 एंड N इक्वल टू 1 देन L इक्वल टू कितना पाई, दैट इज सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ ए कॉइल फ्रॉम व्हिच नंबर ऑफ क्या विच हैवी नंबर ऑफ टर्न्स या सिंगल एंड करंट फ्लोइंग थ्रू इट इज क्या 1 एम्पियर विल बी इक्वल टू फ्लक्स लिंकेजेस थ्रू द कॉइल। अगर कोई ऐसा कॉइल लिया जाए बेटा जिसमें नंबर ऑफ टर्न्स 1 हो, यूनिट हो, पेड़ों के नंबर कितने हो 1 हो, और उसमें करंट जो आपका है वो 1 एम्पियर अगर फ्लो हो रहा है तो टोटल उसमें जो फ्लक्स लिंकेज यानी कि सेल्फ इंडक्टेंस होगा वो उसके पाई के क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा। ठीक है, दिखा दीजिए जी सर। तो वैल्यू आपकी क्या होगी, नीचे लिखिए, दैट इज कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन, दैट इज कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन। कल कितने लोग प्रेजेंट थे? अच्छा, कोफिशिएंट ऑफ क्या हो गया सेल्फ इंडक्शन ऑफ ए कॉइल इज equal to the flux linked with the coil when the current in it is 1 एम्पियर, when the current in it is 1 एम्पियर, अगर उसमें से 1 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है बेटा, तो उस कंडीशन में हम लोग क्या, जो EMF आपका सेल्फ इंडक्टेंस होगा वो उसके फ्लक्स जितना लिंकेज होगा कॉइल के, उसके वैल्यू के क्या होता है इक्वल होता है। ठीक, नीचे लिख लीजिएगा, अकॉर्डिंग टू फैराडे सेकंड लॉ, फैराडे सेकंड लॉ निगेटिव वैल्यू वाला E इक्वल टू -N d∅/dt पढ़ा था ना, E की जो वैल्यू होगी E इक्वल टू -d∅/dt हमने पढ़ा है, ये फैराडे सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग होते हैं, इक्वल टू -N d∅/dt। ठीक, और सेल्फ इंडक्शन में जो इंड्यूस EMF होता है उसकी वैल्यू होती है E इक्वल टू क्या -L/di/dt होता है। क्योंकि यहाँ पे देखो N∅, यहाँ से अगर आप यहाँ लिखा N d∅/dt है, तो उस कंडीशन में यहाँ से अगर इसको सिर्फ इधर करोगे तो N∅ की वैल्यू Li हो जाएगा। भाई N∅ की जगह पे हम लोग N d∅ L/di लिख सकते हैं। ठीक, तो इसी जगह पे हम लोग लिख सकते हैं E इक्वल टू माइनस कितना N∅ L इंटू di/कितना dt। अगर इसको हम लोग बनाएं तो E इक्वल टू -F N∅ में यहाँ से क्रिएट करोगे तो N d∅ L इंटू di हो जाएगा, L इंटू di/कितना हो गया dt। इन दोनों को अगर आप कंपेयर कर लीजिए, इन दोनों को क्या कर दिया जाए कंपेयर किया जाए, तो क्या रिलेशन हमें मिलेगा
नोट कर लीजिएगा। ई के वैल्यू माइनस एल डी आई अपॉन डी टी हो गया। और डी आई अपॉन डी टी क्या होता है बेटा? रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट। जो प्राइमरी कॉइल में अपने करंट चेंज हो रहा है, अगर उसकी वैल्यू 1 ले लिया जाए, 1 एम्पियर पर सेकेंड, तो ई की वैल्यू एल की क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर नोट करिएगा, इफ डी आई बाई डी टी डी आई अपॉन डी टी इक्वल टू 1 एम्पियर पर सेकेंड। अगर डी आई अपॉन डी टी की वैल्यू 1 एम्पियर पर सेकेंड हो, डी आई अपॉन डी टी की वैल्यू कितनी हो आपकी? 1 एम्पियर पर सेकेंड के क्या हो? इक्वल हो। लिखिएगा इफ डी आई अपॉन डी टी इक्वल टू 1 एम्पियर पर सेकेंड, देन ई इक्वल टू एल। मॉड ऑफ ई की जो वैल्यू होगी ना, वैल्यू जो होगा ई की वैल्यू जो होगी एल के क्या हो जाएगा? मॉड ऑफ ई मतलब मेरा साइन जो है यहाँ पे कंसीडर कर रहे हैं, तो उसकी जो न्यूमेरिकल वैल्यू होगी इंड्यूस ईएमएफ इक्वल सेल्फ इंडक्टेंस से क्या होता है? बराबर होता है। तो लिख लेंगे ई इक्वल टू कितना होगा? एल के बराबर होगा। हेंस कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन, हेंस कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन इज इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन इज इक्वल टू ईएमएफ is equal to EMF induced in the coil, EMF induced in the coil when the rate of change of current in the coil is, when the rate of change of current in the coil is, कितना लिया बेटा? डी आई अपॉन डी टी की वैल्यू 1 लिया, is unity when the rate of change of current in the coil is unity, when the rate of change of current in the coil is unity। जब करंट जो चेंज हो रहा है उसका रेट कितना हो आपका? यूनिट हो, तो उस कंडीशन में ई की वैल्यू जो होगी कितना हो जाएगा? एल के बराबर होगा। उस केस में ई की वैल्यू कितनी होगी आपकी? एल के इक्वल हो जाता है। जब आप डी आई अपॉन डी टी की वैल्यू कितना ले लेंगे? 1 ले लेंगे, यूनिट ले लेंगे, हो जाएगा। अगर इसका यूनिट क्या होगा बेटा सेल्फ इंडक्टेंस का? वेबर पर मीटर एम्पियर, वेबर पर मीटर एम्पियर, और वेबर पर मीटर स्क्वायर इंटू एम्पियर, और टेस्ला बटे एम्पियर स्क्वायर, टेस्ला बटे एम्पियर। एक हेनरी तो होता है, और यूनिट्स क्या होंगे? क्योंकि हेनरी से आप डायमेंशन नहीं निकाल सकते हो, हेनरी से डायमेंशन हम लोग नहीं फाइंड कर सकते हैं। तो क्या लिखेंगे आप? वेबर पर मीटर स्क्वायर इंटू एम्पियर। अरे यार, फाई माने वेबर पर, पाई इक्वल बी ए होता है, पाई इक्वल क्या होता है? वेबर पर बी ए होता है। तो यहाँ पे आपका अगर इसकी जगह पे पाई और एन की वैल्यू तो डायमेंशन कुछ होगा नहीं, अपॉन एम्पियर, यानी कि पाई हो गया वेबर, जैसे बी का होता है वेबर पर मीटर स्क्वायर इंटू ए मीटर स्क्वायर, वेबर पर एम्पियर हो गया, वेबर पर क्या? एम्पियर। एक यूनिट आपका हो जाएगा वेबर पर एम्पियर। देखिए वेबर पर मीटर स्क्वायर एम्पियर नहीं, फाई अपॉन आई है ना, एन फाई, एल की वैल्यू एन फाई अपॉन आई है, तो एन की वैल्यू क्या है? एन तो न्यूमेरिकल वैल्यू हो गया, तो उसका कोई यूनिट होगा नहीं। फाई का होता है क्या? वेबर, और करंट का हो गया क्या? एम्पियर। तो लिखिएगा वेबर पर एम्पियर, वेबर पर एम्पियर लिख लो। जो यूनिट आपकी एसआई यूनिट होगी, लिख लो एसआई यूनिट ऑफ एल। पहले तो वेबर पर एम्पियर जो फार्मूले से डायरेक्ट हमें मिलता है, वेबर पर एम्पियर आर न्यूटन इंटू मीटर पर एम्पियर स्क्वायर, न्यूटन इंटू मीटर अपॉन एम्पियर स्क्वायर, और न्यूटन इंटू मीटर को हम लोग जूल कह लेते हैं, आर कह सकते हैं जूल पर एम्पियर स्क्वायर। हो गया? जूल पर एम्पियर स्क्वायर। नीचे लिखिए, बाकी कई यूनिट्स जिनको मॉडिफाई करके हम लोग बना सकते हैं। देखिए बट देखना चाहिए, बट प्रैक्टिकल यूनिट इज, प्रैक्टिकली क्या बोलते हैं बेटा? हेनरी। प्रैक्टिकल यूनिट इज हेनरी। और डायमेंशनल फार्मूला क्या हो गया बेटा? एम स्क्वायर ठीक परमानेंट, एक परमानेंट। वेबर पर आपने एक फार्मूला पढ़ा था क्या? जूल पर एम्पियर स्क्वायर।
ठीक। तो उस फार्मूले से आप डायमेंशन निकालेंगे, तो डायमेंशन आपका होगा प्रैक्टिकल यूनिट के हिसाब से हेनरी, डायमेंशन क्या होगा ml² e के पावर -2 होता है बेटा जूल, e की पावर एम्पियर स्क्वायर एम्पियर ऊपर जाएगा तो e के पावर माइनस ml² t के पावर -2 e के पावर -2, ठीक। तो ये हो गया आपके इसके डायमेंशन हो गया। प्रैक्टिकल यूनिट जो हम लोग लिखते हैं बेटा वो आपका हेनरी ले लेते हैं, बाकी आपको जो यूनिट हम लोग निकालते हैं फार्मूले के बेस पे डिफरेंट होगा। हो गया। चलिए अब पूछा जाता है कि ये किस पे डिपेंड करता है, जो सेल्फ इंडक्टेंस की वैल्यू है वो किन फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा, बताओगे बेटा? हाँ, करंट कैसे मटेरियल को बना हो। अच्छा बताइए करंट पे डिपेंड करेगा या नहीं? मटेरियल जो करंट से फ्लो हो रही है या करंट के फ्लो का जो रेट है उस पर डिपेंड करेगा या नहीं? सेल्फ इंडक्टेंस पे डिपेंड नहीं करता, तो लिख लीजिएगा डिपेंडेंस ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस। हेडिंग सब हेडिंग बनाओ, डिपेंडेंस ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस। डिपेंडेंस ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस, सेल्फ इंडक्टेंस किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है? डिपेंडेंस ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस कैपिटल एल से दिखाएंगे, डिपेंडेंस ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस कैपिटल एल। लिखिए, बोले यल सेल्फ इंडक्टेंस यल डज नॉट डिपेंड्स अपॉन, कलर पेन से चाहे लिख लीजिएगा, बड़ा कंफ्यूज करता है क्योंकि फार्मूले तो आई दिखता है बट होता नहीं है। लिखिए यल डज नॉट डिपेंड्स अपॉन करंट फ्लोइंग, करंट जो फ्लो कर रहा है डज नॉट डिपेंड्स अपॉन करंट फ्लोइंग और change in current flowing or change in current flowing, but it depends upon number of turns, but it depends upon number of turns, n depends upon number of turn, फेरों की संख्या कितनी है बेटा? depends upon number of turns n, कमा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए एंड परमिएबिलिटी ऑफ मीडियम म्यू, परमिएबिलिटी ऑफ मीडियम म्यू। हो गया, परमिएबिलिटी ऑफ मीडियम म्यू। अच्छा ये बताओ अगर करंट किसी सर्किट में कांस्टेंट फ्लो हो रही है, हाँ बताएंगे तो बताएंगे, अगर कांस्टेंट फ्लो किसी सर्किट में करंट फ्लो हो रहा है तो क्या सेल्फ इंडक्टेंस का कोई रोल होगा वहाँ पे? अगर कांस्टेंट फ्लो सर्किट में हो रही है बेटा, करंट की कांस्टेंट फ्लो हो रहा है तो सेल्फ इंडक्टेंस का वहाँ पे रोल होगा या नहीं? होगा। जी बताओ, पढ़े जाओ। अगर कांस्टेंट करंट फ्लो हो रहा है, ठीक, तो क्या सेल्फ इंडक्टेंस यल कोई रोल प्ले करेगा? अच्छा जब करंट पे डिपेंड नहीं करता है तो कांस्टेंट करंट फ्लो हो रही है तो कोई उस पर वेरी कुछ उसका रोल होगा या नहीं? हैं? अभी तो कह रहे थे होगा। और हाँ जी जी, फ्लक्स तो जनरेट होगा, फ्लक्स में चेंज नहीं होगा। जी बैठिए। ये कांस्टेंट पे नहीं होगा क्योंकि अगर बढ़ता तो घटाने का प्रयास करता, अगर रेट में जितने अमाउंट में घटता तो बढ़ाने का प्रयास करता, तो इसका मतलब कांस्टेंट रहेगा तो कोई इंडक्टेंस नहीं होगा। बैठिए।
अगर सर्किट में बेटा कांस्टेंट करंट फ्लो हो रही है, मतलब वेरी नहीं कर रहा वो, तो अगर वेरिएशन नहीं हो रहा है तो क्या होगा, सो लेते तक है ठीक। तो उस केस में अगर कांस्टेंट फ्लो हो रहा है, उसमें वेरिएशन नहीं हो रहा है बेटा, तो सेल्फ इंडक्टेंस का कोई रोल नहीं होगा ठीक। उस कंडीशन में कोई भी रोल आपका नहीं होगा सेल्फ इंडक्टेंस का। रीजन क्या है, जब तक करंट में वेरिएशन नहीं होगा तब तक उसका कोई एप्लीकेशन नहीं होता है ठीक। वहीं एक पॉइंट करके लिख लीजिए, सेल्फ इंडक्टेंस एल, एरर आप नोट कर लो, सेल्फ इंडक्टेंस एल डज नॉट प्ले एनी रोल, सेल्फ इंडक्टेंस एल डज नॉट प्ले एनी रोल till there is a constant current, till there is a constant current flowing in the circuit, कांस्टेंट current flowing in the circuit, जब तक उसमें कोई कांस्टेंट करंट फ्लो करता रहेगा बेटा सर्किट में, तब तक उसका कोई रोल नहीं होता है ठीक। हमेशा वो चेंज का अपोज करता है, ध्यान रखें, कैसा अपोज करेगा, चेंज बढ़ रहा होगा तो घटाएगा, घट रहा होगा तो बढ़ाएगा। तो उसका काम ये है, ना आपको घटने देगा ना आपको बढ़ने देगा ठीक। हाँ बर्बरी का महाभारत हाँ। इसको कृष्णा जी ने मार दिया। चलिए देखिए अगला, हेडिंग बना लो, न्यूमेरिकल बनता है सीधा सीधा बेटा। देखिए मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इंडक्टर, मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इंडक्टर, मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इंडक्टर। म्यूचुअल इंडक्शन बता रहे हैं, क्योंकि सेल्फ के बेस पे जो है उसको पहले पढ़ लीजिए। मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इंडक्टर, देखो बेटा जब किसी भी करंट सर्किट में कांस्टेंट करंट को क्या करने के लिए, मेंटेन करने के लिए, अगर किसी सर्किट में कांस्टेंट करंट आपका मेंटेन हो रहा है तो उसको मेंटेन करने के लिए एक वर्क करना पड़ता है। तो उसको क्या करना पड़ेगा, वर्क करना पड़ेगा। जो वर्क करेगा वो उसकी क्या पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर्ड होगा ठीक। फॉर मेंटेनिंग ए कांस्टेंट सप्लाई ऑफ करंट इन द सर्किट, सोर्स विल क्या डू वर्क, दिस वर्क इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सर्किट इंडक्टर ठीक। तो वो उसकी पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में क्या करेगा, स्टोर्ड होता है। और जो पोटेंशियल एनर्जी आपका स्टोर्ड होता है वो हाफ एल आई स्क्वायर के क्या होगा, बराबर होगा। हाफ एल, एल हो गया क्या सेल्फ इंडक्टेंस, आई उसमें जो करंट आपकी फ्लो कर रही है उस स्टैंड पे उसकी वैल्यू होती है ठीक। तो लिख लीजिएगा, फॉर मेंटेनिंग स्टडी करंट इन द सर्किट, फॉर मेंटेनिंग स्टडी मतलब कांस्टेंट यहाँ होता है, या कांस्टेंट करंट कर लो जो भी आप कह लीजिए। स्टडी STEADY, स्टडी करंट, स्टडी होता है स्टडी नहीं, स्टडी STEADY, स्टडी करंट इन द सर्किट, स्टडी करंट इन द सर्किट। द सोर्स EMF हैज़, द सोर्स EMF जो सोर्स आपका प्रोवाइड कर रहा है, सोर्स EMF हैज़ डू वर्क अगेंस्ट, सोर्स EMF हैज़ डू वर्क अगेंस्ट सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ द कॉइल, डू वर्क अगेंस्ट सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ द कॉइल, सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ द कॉइल, अगेंस्ट सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ द कॉइल। एंड व्हेन एनर्जी, ऐसे कर लो कॉइल, एंड दिस कर लो, एंड दिस वर्क डन, एंड दिस वर्क डन इज स्टोर्ड in the form of magnetic potential energy of coil, magnetic potential energy of coil, magnetic potential energy of
coil which is given by which is given by relation, ठीक है। अब निकालते हैं बेटा, ठीक। तो जो u की वैल्यू होती है, ठीक, पाई इंटू डी आई, और पाई की वैल्यू यहाँ पे एल आई होगा, एल आई इंटू डी आई के बराबर होता है, और लिमिट लेते हैं 0 से लेके आई तक। जो आपका यहाँ पे क्या होगा, एनर्जी स्टोर होता है, u की वैल्यू है इंटीग्रेशन 0 टू आई एल आई इंटू डी आई, और इसको इंटीग्रेट करेंगे तो एल तो कॉन्स्टेंट फैक्टर है बेटा, एल को बाहर ले लो, आई इंटू डी आई का इंटीग्रेशन होगा आई स्क्वायर बाई कितना 2, और लिमिट 0 से लेके कहाँ तक ले रहे हैं, आई तक। तो अपर लिमिट माइनस लोअर, लोअर 0 है, तो बचा हमारे पास क्या, यू इक्वल टू एल इंटू आई स्क्वायर बाई कितना, तो इसी को ले लेता है हाफ एल आई स्क्वायर। तो जो पोटेंशियल एनर्जी हो गया, बेसिक फार्मूला हो गया, यू इक्वल टू हाफ एल आई स्क्वायर। यू की वैल्यू जो होती है हाफ एल आई स्क्वायर के क्या होता है, बराबर होता है। अब चूंकि एल की वैल्यू, एल आई की वैल्यू जो होती है वो एन इंटू फाई के बराबर होता है। अभी हमने लिखा था ना एल इक्वल टू एन फाई अपान आई, तो उसकी जगह पर अगर एन फाई करना चाहेंगे, यहाँ पे नोट कर लो, आर करके लिख सकते बेटा, आर यू इक्वल टू हो जाएगा हाफ एक एल आई इंटू आई लिख सकते हो, और एल आई की जगह क्या लिखते थे हम लोग, देखो एल इक्वल टू एन फाई अपान आई होता था, तो वहाँ पे एल इंटू फाई लिख सकते हैं, तो ये हाफ एन इंटू फाई इंटू कितना हो गया, आई के बराबर। एक रिलेशन हो गया प्लस के टर्म में, एन फाई इंटू आई के बराबर हो गया, हाफ एन फाई इंटू आई। तो दो आपके यहाँ से हमने बना लिया। एक रिलेशन पे एक बार क्वेश्चन पूछा गया था बेटा, अगर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी दी गई हो, ठीक, तो उस केस में मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी क्या होगा वो निकालना होगा। तो नीचे लिख लीजिएगा, जैसे मैग्नेटिक एनर्जी हमने निकाली तो मैंने हाफ एन आई एन फाई इंटू आई या हाफ एन आई स्क्वायर हो गया, तो नीचे लिखिएगा मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी, मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी स्मॉल यू की वैल्यू जो होगी ये यू बाई बी के बराबर होगा। मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी स्मॉल यू की वैल्यू जो होगी वो यू बाई क्या होगा, बी के बराबर हो जाएगा, ठीक। इसी को हम लोग मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी कह देते हैं। और इसी को जब हम सिंपलीफाई करते बेटा, तो एक रिलेशन हमारा था हाफ बी स्क्वायर अपान म्यू, क्या आएगा, ठीक, हाफ बी स्क्वायर अपान क्या होता है म्यू, कि बी यहाँ मालूम है, ठीक। तो यही फाइनली फाइंड आउट करने पे हाफ वही लिख लो जहाँ से पूछा जाता है बेटा, हाफ बी स्क्वायर अपान म्यू इक्वल टू सिंप्लीफिकेशन पे हाफ बी स्क्वायर बाई कितना म्यू के बराबर होता है। इसी पे एक बार क्वेश्चन पूछा गया था इसी रिलेशन के ऊपर, मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी दिया था, तो उसके बेस पे निकालना होता है, ठीक। इसी तरह से इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम लोगों ने एनर्जी डेंसिटी, इलेक्ट्रिक एनर्जी डेंसिटी पता हाफ एप्सिलॉन नॉट इंटू ई स्क्वायर, वहीं से उसी के इक्विवेलेंट ही होता है, ठीक, वहाँ पे हो जाएगा। हम लिखेंगे नेक्स्ट, सेल्फ इंडक्टेंसेस के लिए डिफरेंट हमारे रिलेशंस बनते हैं। बोर्ड में तो फिलहाल हमने इतना ही पढ़ा था, ठीक है, क्या सेल्फ इंडक्टेंस के लिए कॉयल है, उसमें करंट फ्लो हो रही है तो कितना होगा। अब यहाँ पे अलग अलग टाइप के जो हमारी सर्किट्स होती हैं, जो क्या होंगे, कॉयल होंगे या सर्किट होंगे, उनके लिए जो रिलेशंस बनते हैं वो अलग अलग बनते हैं। तो लिख लीजिएगा वेरियस फार्मूले फॉर सेल्फ इंडक्टेंस, या वेरियस फार्मूला फॉर सेल्फ इंडक्टेंस। सेल्फ इंडक्टेंस के लिए डिफरेंट हमारे फार्मूले क्या बनते हैं, वेरियस फार्मूले फॉर सेल्फ इंडक्टेंस। सेल्फ इंडक्टेंस, ठीक, लिखिएगा। एक लिख लो कंडीशन क्या होगा, और दूसरा आपका डायग्राम उसका बना ले, दो कॉलम बना लो। एक नीचे कंडीशन के लिए उसका डायग्राम और फार्मूला, एक में डायग्राम हो जाएगा, एक में उसका कंडीशन हो जाएगा।
एक में लिखो कंडीशन, दूसरे में लिखो बेटा क्या, उसके डायग्राम क्या बनेंगे हमारे। ठीक, दो कॉलम बनाओ, पहला कंडीशन, दूसरे में उसका डायग्राम क्या होगा किसके लिए। ठीक, कंडीशन, दूसरा डायग्राम। हो गया। पहला लिखिएगा कंडीशन में सर्कुलर कॉयल, अगर कोई सर्कुलर कॉयल है बेटा, उसकी रेडियस अगर r है और नंबर ऑफ टर्न्स आपके n है। ठीक, एक सर्कुलर कॉयल हम लेते हैं, रेडियस r है, नंबर ऑफ टर्न्स हमारे कितने हैं, n है। तो इसके लिए सेल्फ इंडक्टेंस का रिलेशन क्या बनेगा, तो लिख लीजिएगा सर्कुलर कॉयल, डायग्राम छोटा सा बना लीजिएगा। L इक्वल टू म्यू नॉट इंटू पाई, म्यू नॉट पाई n स्क्वायर इंटू r बाई 2, म्यू नॉट पाई n स्क्वायर इंटू r बाई 2। ये तब के लिए अगर एक सर्कुलर कॉयल है तो उसके सेल्फ इंडक्टेंस की कंडीशन क्या बनेगी, पहला। ठीक, सेल्फ इंडक्टेंस हो गया अपना L इक्वल टू म्यू नॉट पाई n स्क्वायर r बाई 2 के बराबर होता है। अगर सिंगल एक कॉयल है उसकी वजह से आप निकालते हो। दूसरा, अगर कोई कॉयल है बेटा, ठीक, उसकी लेंथ आपका L है और करंट उसमें आपका I फ्लो हो रही है, कोई कॉयल है। सेकंड लिखिएगा सोलेनाइड, जिसे हम लोग कह लेते हैं। सेकंड लिखिए सोलेनाइड, सोलेनाइड में टोटल नंबर ऑफ टर्न्स अगर आपके n है, ठीक, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं, n है, और जो आपका क्या है लेंथ ऑफ सोलेनाइड L दिया गया है। लेंथ ऑफ सोलेनाइड कितना है, L है। तो लिखिएगा करंट इसमें I फ्लो हो रही है, बना जी ये सोलेनाइड है बेटा, आपने ऑलरेडी पढ़ चुका है। ये I है, लेंथ ऑफ सोलेनाइड की जो वैल्यू दी जा रही है, लेंथ ऑफ सोलेनाइड आपका L दिया गया है, और जो नंबर ऑफ टर्न्स आपके हैं वो n है, नंबर ऑफ टर्न्स n है। तो लिखिएगा करंट, हाँ, करंट I फ्लो हो रही है। L इक्वल टू म्यू नॉट इंटू म्यू आर, म्यू नॉट इंटू म्यू आर इंटू n स्क्वायर a बाई L, म्यू नॉट इंटू म्यू आर n स्क्वायर a बाई L, यही इक्वल टू म्यू नॉट म्यू आर इंटू n स्क्वायर a बाई कितना लिखा बेटा, L के बराबर लिखा। ठीक, यही जो वैल्यू होती है म्यू नॉट इंटू म्यू आर को हम म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। इसलिए हम म्यू लेकिन म्यू इंटू n स्क्वायर a बाई कितना, L के बराबर। यहाँ पे n बाई क्या, n स्क्वायर a बाई L है। अगर इसको नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ में कन्वर्ट करना होगा ना, एक L को नीचे ले लेना, इसके बाई L बाई L जो होगा वो स्मॉल n हो जाएगा, यानी कि L बाई L क्या होगा, स्मॉल n, क्योंकि यहाँ पे n स्क्वायर है इसलिए चेंज नहीं करते। चेंज करेंगे तो स्मॉल n कैपिटल कितने हो सकता है, कैपिटल। ठंडक में कुछ ना कुछ हो ही जाता है, एक बार होता है तो खत सही नहीं होता है। हाँ, लाओ कीजिए बेटा, क्या होता है ऐसे। उस केस में क्या होगा, म्यू नॉट n स्क्वायर a बाई क्या हो गया, L के बराबर हो गया। तीसरा लिखिएगा टोराइड,
टोराइड। इसी को गोला बनाते हैं। हाँ, इसको टाइट करता है। मिनरल क्लोराइड क्या कहते हैं हम लोग? टोराइड कहते हैं। इंग्लिश से गोला बनाते हैं। अंदर वाले की रेडियस मान लो R1 है, बाहर वाले की रेडियस कितना है? R2 है। करंट मान लो फ्लो हो रही है इसमें से। अब यहाँ से एक्सटर्नल रेडियस R2 है, इंटरनल वाला R1 है, मिड रेडियस जो होगा मिडिल का उसे R ले लेते हैं। मतलब जो सेंटर ऑफ क्लोराइड है इससे जो दूरी है ये स्मॉल आर ले रहे हैं। क्या है? स्मॉल आर। तो लिखिएगा, अगर नंबर ऑफ टर्न्स टोटल आपके n है बेटा, जो फेरों की संख्या है टोटल, वो किससे दिखाया गया है? कैपिटल सेल्फ इंडक्टेंस लिखिएगा। बोले बन गया? देखिए L इक्वल टू म्यू नॉट n स्क्वायर R बाई 2। L इक्वल टू म्यू नॉट n स्क्वायर कैपिटल N स्क्वायर R स्मॉल r, मतलब सेंटर से जो डिस्टेंस है, ठीक, बाई 2। अगला लिखिएगा स्क्वायर कॉयल। अगर स्क्वायर शेप का कोई कॉयल है तब क्या लेंगे? इधर करें इसको स्क्वायर कॉइल के स्क्वायर शेप का ये बना लिया क्या? अगर स्क्वायर शेप का कॉइल है ये टर्म को दिखाने के लिए हम लोग लेते हैं बेटा, पर साइड में सेम सेम लेंगे जैसे उसी के नीचे आप देखें। साइड लेंथ आपको ए दिया गया है, ठीक है? साइड लेंथ कितना है बेटा? सपोज दैट ए है, करंट आपकी आई, नंबर ऑफ टर्न्स आपके नंबर ऑफ टर्न्स n है, करंट आई फ्लो हो रही है, और जो आपको साइड लेंथ आपका है, ठीक, एडिजन जिसे कहने जो भी है, तो उसका क्या है? आपका ए है। तो लिखिएगा, बन गया? जल्दी करिए, आ गया। उसको सलों की छुट्टी चल रही है, अरे भूल जाते हैं। हो गया बेटा? ये सब बीच में करना जरूरी है। नहीं, वो तो हमने डायग्राम दिखाने के, वो ये जरूरी नहीं है, तो हमने डायग्राम दिखाने के लिए बताया है। ये स्क्वायर है, ठीक, ये तो डायग्राम नहीं है, ठीक। लिखेंगे L इक्वल टू 2√2 म्यू नॉट n स्क्वायर a बाई पाई। L इक्वल टू 2√2 म्यू नॉट n स्क्वायर a अपॉन पाई। 2√2 म्यू नॉट n स्क्वायर a अपॉन पाई। ये साइड लेते हैं। म्यू नॉट म्यू आर का मल्टीप्लाई म्यू। अगला लिखिएगा कोएक्सियल सिलेंडर, टिका लेना बेटा, इस पे पूछा गया है कई बार। कोएक्सियल सिलेंडर, कोएक्सियल किसे कहेंगे? कोएक्सियल सिलेंडर किसे कहेंगे बेटा? व्हाट इज कोएक्सियल? कोएक्सियल बार बार टर्म्स आए हुए हैं। अगर कोएक्सियल सिलेंडर है तो कोएक्सियल किसे कहोगे? कोएक्सियल सिलेंडर किसे कहते हैं?
क्या है? सेम ये पेन ला बेटा, ये पेन है, ये है और ये ठीक सिलेंडर है, ये ठीक है। अब ऐसे अंदर से पास हो क्या आ रहा है कि ये दोनों कैसे हो गए? कोएक्सियल, दोनों की एक्सिस क्या है? सेम। जैसे कोसेंट्रिक हम लोग या कॉन्सेंट्रिक बोलते थे ना स्फीयर के लिए, तो सेंटर क्या होता था? सेम सेम। वैसे कोएक्सियल का होता है जबकि एक्सिस सेम सेम। ठीक, R1 R2 अगर 2 है तो R1 R2 रहेगा। ठीक, बैठिए। बोला था को एक्सियल सिलेंडर। ठीक, तो को एक्सियल अगर सिलेंडर है बेटा, दोनों की एक्सिस क्या रहेगी? सेम सेम रहेगी। हम रिप्रेजेंट करने के लिए ऐसे बना देते हैं। मान लो देखो एक्सिस क्या है? कॉमन एक्सिस क्या है? कॉमन है। ये अंदर तो दिखेगा नहीं, यहाँ पे दिखेगा, ये अंदर जो है इसके। ठीक, ये कोएक्सियल हमारा, अगर रेडियस मान लो हमने इसका R1 ले लिया और इसका रेडियस कितना ले लिया? R2। एक R1 है, दूसरे कितने हैं? R2। तो ये कोएक्सियल सिलेंडर हो गया आपका। ठीक, अरे उतना बनाने का वो भी मतलब है। ठीक, ऐसे मतलब ऊपर तक दिख रहा है, हाँ मतलब ठीक, बाकी वो वही है। लेंथ मान लो बेटा L है, लेंथ कितना है आपका? कॉमन लेंथ। हाँ, कॉमन लेंथ वाला ये यूज होता है। L है, ये मान लो तो काफी जल्दी कॉमन लेंथ कितना है? L। ठीक, बाहर वालों चाहे ठीक है, लिखिएगा जल्दी लिखो। L इक्वल टू, छोटे सर बस, L इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 2 पाई R, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई R लॉग आर को माना स्मॉल आर कॉमन। यहाँ पे भी कॉमन जो होगा रेडियस बेटा, दोनों का सेंटर जो होगा ना बीच का एवरेज, ये हमारा क्या ले लीजिए? R ले लीजिए, स्मॉल आर। ठीक, तो ये इक्वल टू लिखेंगे म्यू नॉट अपॉन कितना? 2 पाई R। L मतलब क्या होता है बेटा? स्टैंडर्ड आकार। ठीक, R2 बाई कितना? R। ठीक, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई R Ln करो या log बेस ई कह लेते हैं। R2 बाई कितना होगा? R1। इसी को अगर log 10 में कन्वर्ट करते हैं तो क्या कहते हैं? 2.303 से 2.303 म्यू नॉट अपॉन 2 पाई इंटू R log बेस 10 हो गया बेटा। इसे R2 बाई R1, या इसे Ln को आप log E भी लिखते हैं। ठीक, स्टैंडर्ड लागत तो log E या Ln से वजन कर लेते हैं। इतना कर लीजिए, म्यूचुअल कल हम लोग पढ़ेंगे। ठीक, तो ये कंडीशन हो गया हमारा सेल्फ इंडक्टेंस का। कैसे डिफरेंट कंडीशंस में आपको बनेंगे, क्वेश्चन कर लीजिएगा, ढेर सारे क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे आप के बुक में। ठीक है, बाकी कुल कल करवा देंगे। ठीक, चलिए।